नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस में गहराया संकट। इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने पहुंचे प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। राहुल गांधी ने आज शाम 4:30 बजे बुलाई बैठक। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, राष्ट्र के लिए प्रणब दा का योगदान सराहनीय। 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। समारोह में शामिल होंगे बिम्स्टेक समूह के नेता। असम से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी ने कामाख्या प्रसाद तासा को मैदान में उतारा। दूसरी सीट पर असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य होंगे उम्मीदवार। जरूरत पड़ने पर 7 जून को वोटिंग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। कहा, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी समेत आबकारी विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने किया आईईडी धमाका। कोबरा और झारखंड पुलिस के 15 जवान जख्मी। एयरलिफ्ट कर रांची ले जाए गए सभी घायल। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी है। एक के बाद एक पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने इस्तीफों की पेशकश की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी से आज पार्टी के कई बड़े नेता मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनसे मिलने पहुंचे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई है। चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। सुनील जाखड़ खुद पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी सनी देओल के हाथों हार झेलनी पड़ी। सुनील जाखड़ से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने भी राहुल गांधी के पास अपना इस्तीफा भेजा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौहान, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर भी अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। यहां तक कि खुद राहुल गांधी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों ने कहा है कि हार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी हित में राहुल गांधी को संगठन और सरकार में बदलाव का पूरा अधिकार है। और राहुल गांधी के घर के पास मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू। मोहम्मद फातेह, आज पार्टी के कई बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, हमने देखा, और शाम 4:30 बजे बैठक भी होनी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को फिर से मनाने की कोशिश हो सकती है और हो सकता है कि वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाए। आप जरा बताइए कि सुबह से कैसी सरगर्मियां वहां नजर आ रही हैं आज। जी बिल्कुल प्रीति, कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद लगातार मंथन का दौर जारी है, मनोबल का दौर जारी है। सवेरे से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता लगातार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो हार हुई है, इससे लगातार जिस तरीके से आप गौर करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 तारीख को राहुल गांधी ने बड़ी विनम्रता से जनादेश का सम्मान किया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई दी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हम 100% पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसके बाद CWC की बैठक में भी उन्होंने लगातार पेशकश की, लेकिन बड़े नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने पद पर बने रहें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं प्रीति, उससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी गांधी परिवार से अलग हट करके अध्यक्ष चाहते हैं कि वो पार्टी में बने रहेंगे, एक कैडर के रूप में रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन अध्यक्ष कोई और बने। हालांकि एक वर्ग कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, वो जो चाहता है कि जो पार्टी के खेवनहार है वो राहुल गांधी ही बने रहें, वही अध्यक्ष बने रहें, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे कि आने
वाले 2-4 महीने में लगातार 4 से 6 राज्यों का, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में कांग्रेस भारी संकट में है, लिहाजा जो लीडरशिप है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। किस तरीके से कार्यकर्ताओं के पास जाएं, लोगों के पास में जाएं। कांग्रेस अपनी पुरानी जो परंपरा है, अपना जो पदयात्रा की परंपरा रही है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, नेताओं का मानना है कि उसके जरिए लोगों तक पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की ये हार हुई है। इसके पहले भी इतिहास में अगर आप देखेंगे तो पहले भी कांग्रेस पार्टी की हार हो चुकी है। इंदिरा गांधी को चुनावी शिकस्त मिली है, फिरोज गांधी को हार मिली है, संजय गांधी भी चुनाव हारे हैं। लिहाजा पहले भी संकट काल के दौर से गुजरी है कांग्रेस पार्टी। एक धड़ा ऐसा भी है वो चाहता है कि राहुल गांधी अपने पद पर बरकरार रहे। फिलहाल 4:30 बजे कोर कमेटी की बैठक राहुल गांधी ने अपने घर, अपने आवास पर 12 तुरगलेन पे बुलाई है। तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। उसमें तय होगा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की आगे की दिशा दशा क्या होती है। प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातिह टीपू, आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर इस समय तमाम परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं, राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और चुनौतियां बड़ी हैं। देखना होगा किस तरह की राह निकाली जाती है इन चुनौतियों से पार पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आज मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति ने मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस मुलाकात की फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर शेयर भी की है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब दा से मिलना हमेशा बेहतरीन अनुभव होता है। उनके ज्ञान और दृष्टि अतुलनीय हैं। वो एक स्टेट्समैन हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अनुकरणीय योगदान दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। 30 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिम्स्टेक समूह के नेताओं को न्योता भेजा गया है। भारत की तरफ से निमंत्रण सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति के आधार पर भेजा गया है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या निकट देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल शामिल हैं। इनके अलावा किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति, जो शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ को भी आमंत्रित किया गया है। प्रविंद्र जगन्नाथ इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि भी थे। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना 30 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्हें मंगलवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना होना है। बांग्लादेश की तरफ से उनके कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री AKM मुजम्मिल हक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले 2014 में अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ लेने के दौरान सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। सत्रहवीं लोकसभा के पहले संयुक्त सत्र को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवों के बीच कल अहम बैठक हुई। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के बीच हुई इस बैठक में संयुक्त सत्र से जुड़ी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। 16वीं लोकसभा का विघटन हो चुका है और 17वीं लोकसभा के लिए 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री का यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले महीने की 6 से 15 तारीख तक होने की संभावना है। शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा टीवी ने लोकसभा के लिए चुने गए कई सांसदों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर बात की। नवनिर्वाचित सांसदों से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू ने। हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कि मुरैना से दूसरी बार सांसद बने हैं, केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, चूँकि आप लगातार संसद में संसदीय कार्य मंत्री भी थे, दूसरी बार आप MP बने हैं, किस तरह का विज़न आपका इस बार आने वाली सरकार में हो? 2019 का लोकसभा चुनाव पहले चुनावों से अलग हटकर था। इस चुनाव में यह अनुभव हुआ कि राजनीतिक दल को मतदाता को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। देश का मतदाता राष्ट्र उद्धार के लिए स्वयं
योगदान करने के लिए उत्सुक है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। 2014 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा था और जीता था। 2014 से लेकर 2019 तक देश के अनेक नए आयामों को छुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और आने वाले 5 वर्षों में यह देश आगे बढ़े और दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बने, इस क्षमता का हिंदुस्तान बनाने के लिए भारत सरकार काम करेगी और गरीब पूरी तरह उन्मूलित हो जाए और गरीबी से भारत पूरी तरह मुक्त हो जाए, यह कोशिश भारत सरकार की रहेगी। 2014 में आपकी सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास, 19 में नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कैसे देखते हैं इसको आप? ये स्वाभाविक रूप से सबका साथ सबका विकास हमारा नारा था। 5 साल सरकार बनाने के बाद जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके कारण अब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये नारा बना है। जब सबका विश्वास मिलता है तो जवाबदेही और बढ़ती है, इसलिए सरकार के ऊपर जवाबदारी और बढ़ी है, भाजपा कार्यकर्ता पर जवाबदारी बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस जवाबदारी को निर्वहन करेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ लॉकेट चटर्जी, जो कि पहली बार संसद में जीत करके आई हैं, वेस्ट बंगाल हुगली से बीजेपी से उम्मीदवार रही हैं, पहली बार नवनिर्वाचित सांसद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी में। धन्यवाद। आप पहली बार संसद में चुन करके आई हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप संसद में जाएंगी, किस तरह के पॉइंट्स को आप मुद्दों को उठाएंगी संसद में? बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग पूरा के पूरा देश पूरा के पूरा देखा, वो जो जस्ट लास्ट इलेक्शन में जो हुआ है संतराश। मैं चाहती हूँ संतराश मुक्त बंगाल पहले होना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा जो इलाका है हुगली, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेस है सिंगूर। ममता बनर्जी का जो परिवर्तन हुआ था 2011 में, सिंगूर से ही हुआ था, लेकिन सिंगूर के लिए उन्होंने इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया था और उसके बाद उनको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सिंगूर में आंदोलन किया था। लेकिन 2011 से 2019 तक सिंगूर में इंडस्ट्री भी नहीं है और एग्रीकल्चर का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ उधर इंडस्ट्री आए पश्चिम बंगाल में और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा। हमारे साथ बीएसपी से सांसद श्याम सिंह यादव हैं, जो कि जौनपुर से पहली बार जीत करके संसद में पहुंचे हैं। सर, चूँकि पहली बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, किस तरह के मुद्दों को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जनता के हर जगह के 3 शाश्वत यूनिवर्सल मुद्दे हैं: सड़क, बिजली और पानी। अच्छी सड़कें हों, ट्रैफिक जैम ना हो, बिजली की सुविधा हो, किसानों को ख़ास तौर से 24 घंटे बिजली मिले, कम दाम पर मिले, और गांव-गांव में अभी भी स्वच्छ जल का इंतज़ाम नहीं हो पाया है गाँव के लोगों को पीने के लिए। सो साफ और हाइजीनिक पानी पीने के लिए गांव को मिले, ये 3 तो विशेष मुद्दे हैं। नौजवानों को रोज़गार मिले और गरीबी को हम लोग मिल कर के दूर करें, आम जनता की लाइफ स्टाइल को सुधारने का प्रयास करें। और मैं चूँकि खेल से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि जनपद जौनपुर में तथा आसपास के गांव के लड़के और लड़कों की बेहतरी के लिए हर तरह के खेल का विकास जनपद में करें, जिससे वो अपना भविष्य रोशन कर सकें। हमारे साथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ हैं, जो कि पहली बार संसद में चुन करके आए हैं। नकुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह के मुद्दों को आप संसद में उठाएंगे, क्या विज़न है आपका? देखिए, आज मेरे चुनावी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है और बेरोज़गारी का मुद्दा पूरे देश भर में है। मैंने देश भर का दौरा किया और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान दें। ओवरऑल क्या विज़न है आपका? मतलब चूँकि मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ छिंदवाड़ा से आप सांसद, छिंदवाड़ा में बहुत विकास हुआ है और जगहों की तुलना में। आपके पिताजी 8 बार सांसद रहे वहाँ से, तो आपका क्या ओवरऑल विज़न होगा? देखिए, मेरा विज़न मैं छिंदवाड़ा के लिए बोल सकता हूँ। मेरा विज़न छिंदवाड़ा के लिए
कि नए उद्योग छिंदवाड़ा में लगे, जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में पानी की बड़ी समस्या है, तो मैं सिंचाई की ओर भी ध्यान दूंगा। और हमारा एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है छिंदवाड़ा में, और मैं चाहता हूं कि पूरे मध्य भारत में छिंदवाड़ा एक मेडिकल हब के तौर पे जाना चाहिए। तो नकुल नाथ जी का साफ मानना है कि ये छिंदवाड़ा से चूँकि सांसद हैं तो बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है जिसके लिए ये संसद में मुद्दों को उठाएंगे और सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 7 जून को चुनाव होगा। उच्च सदन की 2 सीटों के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख है, जबकि 29 मई को जांच के बाद उम्मीदवार 31 मई तक नाम वापस ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर 7 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 5 बजे से मतगणना की जाएगी। असम में राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने कामाख्या प्रसाद तासा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी के विधायक दल की कल गुवाहाटी में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दूसरी सीट के लिए असम गण परिषद के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य उम्मीदवार होंगे। असम से 2 राज्यसभा सदस्यों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संतोष कुजूर का कार्यकाल पूरा होने के कारण 2 सीटें खाली हो रही हैं। इन दोनों सांसदों का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। चेन्नई में आज नवनिर्वाचित डीएमके विधायकों ने राज्य सचिवालय में शपथ ग्रहण की। डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन भी इस अवसर पर मौजूद थे। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के साथ ही 19 मई को राज्य विधानसभा की 22 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है। इनमें से डीएमके को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी नेता पेमा खांडू 29 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल पेमा खांडू ने बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल बीडी मिश्रा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने 29 मई शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ट्वीट भी किया और पेमा खांडू को बधाई दी। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पेमा खांडू को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को पूरा हो रहा है। इससे पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से पहली बार 41 सीटों पर जीत हासिल की है। खबर झारखंड से, जहां सरायकेला में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इस घटना में सुरक्षा बलों के 15 जवान घायल हुए हैं। 209 कोबरा और झारखंड पुलिस सरायकेला के कुचाई इलाके में गश्त पर थी जब ये विस्फोट किया गया। घायलों में कोबरा के 8 जवान और झारखंड पुलिस के 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इन्हें एयरलिफ्ट करके रांची ले जाया गया। इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामनगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सोमवार को जहरीली शराब के सेवन से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और इसके बाद तत्काल लोगों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं कुछ अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जिला प्रशासन के 1 अधिकारी, 5 पुलिस अधिकारी और 3 हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जमीन से आकाश में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 1S का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने 2 दिनों में इस मिसाइल का ये दूसरा सफल परीक्षण किया है। एयर डिफेंस मिसाइल का ये नया वर्जन है और इसमें कई तरह की खासियत है। इस मिसाइल में इंडिजिनस सीकर फिट किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज में लक्ष्य को तलाश कर भेदने वाले इनर्शियल गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया था। किसी भी मिसाइल सिस्टम का जो हार्ट होता है वो इसका सीकर सिस्टम होता है, क्योंकि वो सिस्टम आपके एग्जैक्टली टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और मिसाइल को बताता है कि इस एरिया में आपका टारगेट है और आपको एक्यूरेटली इस टारगेट को मार गिराना है। तो वो जो सीकर सिस्टम होता है वो इतने दिन इंडिजिनस नहीं था। अब भारत में डीआरडीओ ने यह डेवलप किया है और हमने देखा 2 दिन में 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं। इसका मतलब भारत का इंडिजिनस सीकर सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है।
बात खास शख्सियत की। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को आज उनकी जयंती पर देश याद कर रहा है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, प्रकाश जावड़ेकर, विजय गोयल, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान की सेल्युलर जेल में भी रहे। वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिजीवी, कवि, क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विनायक दामोदर सावरकर जी की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के प्रति उनके निष्ठापूर्ण समर्पण और त्याग को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि वीर सावरकर की देशभक्ति और एक सशक्त भारत के लिए उनकी प्रतिबद्धता एक मिसाल है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष जॉन बेले भारत दौरे पर हैं। जॉन बेले ने भारतीय फिल्मों से जुड़े समारोह में शिरकत की। सिरफोर्ट सभागार में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। जॉन बेले ने सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे से मुलाकात की। बात खेलों की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के अपने दूसरे वार्म अप मैच में आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। यह मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया को पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से हार मिली थी। वहीं बांग्लादेश को विश्व कप से पहले अभी तक अभ्यास का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ उसका पहला मैच बारिश के कारण बिना गेंद फेंके हुए ही रद्द कर दिया गया था। चंडीगढ़ की 8वीं कक्षा की छात्रा अनन्या कंबोज स्पेन में आज से शुरू हो रहे इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम में एक युवा पत्रकार के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना और उनके बीच संस्कृति और विभिन्न देशों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना है। अनन्या कंबोज तीसरी बार इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पंजाब के मोहाली में रहने वाली 14 साल की छात्रा अनन्या कंबोज जो फुटबॉल पर एक विशेष लेख लिख रही हैं, वो तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय बाल सामाजिक कार्यक्रम फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप में हिस्सा लेंगी और 30 मई को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होने वाले इस कार्यक्रम में भाषण देंगी। ये कार्यक्रम यूएएफए चैंपियंस लीग के आधिकारिक साझेदार गाज़प्रोम PJSC की ओर से चलाया जाता है। ये कार्यक्रम 28 मई से 2 जून तक मैड्रिड में होगा। अनन्या का कहना है कि वो मानती हैं कि बच्चों के खेल और सांस्कृतिक शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम के 9 मूल्य बच्चों को खेल के मैदान और जीवन दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Father and my grandfather encouraged me, like they used to tell me that pick up the newspaper, read it, like how many times you can, and then underline the difficult words. After reading it, then you need to find the meanings of those difficult words and like write those word and meanings in a separate notebook. Then what is your experience about this effort? Like I have a very good experience about Football for Friendship program. Also, it has helped me to make friends across the globe. Also, I have learned all the 9 human values that are very essential for one's life to become a very good human person. अनन्या के माता पिता का कहना है कि उसे नई संस्कृतियों के बारे में जानना और लिखना बेहद पसंद है। हाँ, डेफिनेटली डेली आई गिव her one paragraph to write one article and she writes. अब तो इसकी हैबिट बन गई है। NI न्यूज़पेपर में ये लिखती है,
विवा फुटबॉल मैगजीन है उनके लिए लिखती है, इवन आर्टिकल शी राइट आर्टिकल्स फॉर लाइक फीफा। मेरे हिसाब से गर्ल्स को जो बेटी हैं वो एक आगे चल के मतलब एक अलग जिंदगी नई शुरू करती हैं, तो उनको और ज्यादा मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, पूरी फैमिली को संभालती हैं, तो मैं उसको हर फैसिलिटी देने की कोशिश करती हूँ। अनन्या ने 2018 में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम की अपनी यादों पर एक किताब लिखी है। इतनी छोटी सी उम्र में अनन्या ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अनन्या ब्रिक्स देशों के गुडविल एम्बेसडर में शामिल हैं। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। प्रोजेक्ट्स के इतिहास में पहली बार अनन्या कंबोज को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद युवा मंच में सभी युवा राजदूतों की ओर से बोलने का निमंत्रण मिला। यंग जर्नलिस्ट के रूप में वो स्कूलों का दौरा कर छात्रों को फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप के 9 मूल्यों के बारे में बताती हैं। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।